गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस। तो आपको पता होगा, 9th में आपने पढ़ा होगा कि हमारे साइंस में टोटल कितने पार्ट्स हैं। 9th और 10th में 4 पार्ट्स, जैसे कि कितने पार्ट्स हैं। नंबर 1 केमिस्ट्री, नंबर 2 बायोलॉजी, नंबर 3 फिजिक्स और नंबर 4 है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? केमिस्ट्री। तो हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी जैसे कि आप बुक पढ़ रहे हो। पूरी बुक आपके सामने होगी, एक एक लाइन आपको पढ़ा के समझाई जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो हमारे साइंस का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से रासायनिक समीकरण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखिए, अपने दैनिक जीवन में 1 सेकेंड, अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए। लोहे के तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये वो एक्टिविटी हैं जो डेली लाइफ में होती हैं। तो अगर आप गर्मियों में दूध को खुला छोड़ देंगे तो क्या देखेंगे? कुछ घंटे बाद आप देखेंगे कि दूध क्या हो गया? फट गया। दूध कौन से फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में था, और बाद में दूध क्या हो गया? फट गया और थोड़ा कौन से फॉर्म में आ जाएगा? सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर आप लोहे की चीज़ों को वायुमंडल में खुला छोड़ दो तो कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि लोहे की चीज़ों में क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। अंगूर का किण्वन होता है कि अगर अंगूर को पेड़ से तोड़ लिया गया है तो उसके बाद क्या होता है? अंगूर का किण्वन होता है कि अंगूर से क्या बनाया जाता है? अल्कोहल बनाया जाता है। भोजन पकाया जाता है। पहले आपने देखा है भाई, चावल कच्चा है, अब आपने उसमें थोड़ा पानी डाला, उसको आपने गैस पे रखा, उसके बाद देखेंगे कि चावल कैसा हो गया? मुलायम हो गया। फिर हमारा शरीर क्या करता है? भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की स्थिति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाते हैं। कि सबसे पहले दूध की अगर हम बात करें, दूध कौन से फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में। और दूध फटने के बाद वो कौन से फॉर्म में आ जाता है? थोड़ा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यानी आपने केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, क्लास 9th में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो मेनली हम इस चैप्टर में भौतिक परिवर्तन के बारे में कम और रासायनिक परिवर्तन के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री। तो हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कब होती है, कैसे होती है, क्या चेंज आता है, इन सब बारे में हम डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? भाई अभी आपने 10th स्टार्ट करी है तो आपको नहीं पता है कि आप कैसे बताएंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई भी है या नहीं हुई है। तो इनके आंसर देखने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो नंबर 1 एक्टिविटी हमारी क्या है? तो देखिए, जब भी हम
केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करते हैं, कोई भी केमिस्ट्री की एक्टिविटी करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री लैब में जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं। वो हम पे क्या कर सकते हैं, कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। केमिकल की एक भी बूंद हमारी आंखों में चली जाए तो हमारे आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो केमिस्ट्री लैब में क्या पहनने की एडवाइस दी जाती है, चश्मा पहनने की एडवाइस दी जाती है। तो सबसे फर्स्ट एक्टिविटी यह है कि हमें लगभग क्या लेना है, 3-4 सेंटीमीटर एक लंबा मैग्नीशियम रिबन को लेना है। एक मैग्नीशियम क्या है, एक तत्व है, उसका हमें क्या लेना है, रिबन लेना है। उस रिबन को हमें क्या करना है, रेगमाल से साफ़ करना है। रेगमाल आपने देखा होगा साफ़ करने के लिए, झाड़ने के लिए, उसको साफ़ करना है। देन उसको साफ़ करने के बाद क्या करेंगे, साफ़ करने के बाद अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ। एक स्प्रिट लैंप होता है, तो केमिस्ट्री लैब में आप हमेशा से क्या देखेंगे, एक लैंप जैसा देखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल करने के लिए हमें आग की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई आग कैसे जलाया जाए, वहाँ हम गैस स्टोव तो नहीं रख सकते, तो वहाँ पर क्या रखा जाता है केमिस्ट्री लैब में, एक स्प्रिट लैंप। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका पूरा एक स्प्रिट लैंप है। कैसा शेप है इसका, कुछ इस प्रकार है। और इसमें से क्या जलती है, आग जलती है। तो कोई भी अगर हमें केमिकल क्या करने हैं, हीट करने हैं, तो हम इसी स्प्रिट लैंप के द्वारा जलाते हैं। दूसरा, आप उस लैब में कुछ इस तरीके के देखेंगे, कुछ इस तरीके के देखेंगे। इसके अंदर क्या भरी जाती है, स्प्रिट। जैसे आपने पहले के टाइम में देखा होगा कि मिट्टी के तेल से दिए जलाए जाते थे। मतलब अगर लाइट चली गई है तो उसको जलाने के लिए क्या यूज़ किया जाता था, मिट्टी का तेल यूज़ किया जाता था या स्प्रिट ऑयल यूज़ किया जाता था। तो ठीक इसी तरीके की चीज़ें कहाँ रखी जाती है, केमिस्ट्री लैब में। तो अब आग भी हमारे लिए क्या है, डेंजर है। तो केमिस्ट्री लैब में हमेशा कैसे जाना है, हमें बहुत ज़्यादा सेफली जाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी स्प्रिट लैंप में हमें जो हमने रिबन ले रखा है, कौन सा रिबन, मैग्नीशियम रिबन ले रखा है, उसको जलाना है। उसको जलाने के बाद उसमें से जो बचेगा उसको किस में लेना है, एक वॉच ग्लास। अब बात आती है वॉच ग्लास क्या है। तो वॉच ग्लास क्या है, कुछ इस प्रकार की कांच की छोटी सी प्लेट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉच ग्लास। अब आप अपनी रसोई में जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि भाई ग्लास का शेप कैसा है, तो आप पहचान लेते हैं भाई ये ग्लास है। कटोरी का शेप कैसा है, तो आप पता लगा लेते हैं भाई ये कटोरी है। चम्मच कैसा है, भगोना कैसा है, कढ़ाई कैसी है। ठीक इसी प्रकार जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाएं तो जाने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ें कि हमारे केमिस्ट्री लैब में जितने भी एपरेटस हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो क्या है, उनके नाम क्या है। जैसे अभी आपने स्प्रिट लैंप का बता देंगे भाई ये स्प्रिट लैंप है। अब आप बता देंगे ऐसा आकार देख के कि ये वॉच ग्लास है। ठीक इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो स्प्रिट लैंप का आपको डायग्राम समझ में आ गया। और वॉच ग्लास क्या है, छोटी सी होती है और किस चीज़ की बनी होती है, ये कांच की। तो हमें क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। सबसे पहले उसको साफ़ करना है, साफ़ करने के बाद जलाना है, और जलाने के बाद जो हमें मिलेगा उसे हमें कहाँ पर रखना है, इस वॉच ग्लास में इकट्ठा करना है। ओके, तो देखिए ये करने के बाद क्या कंक्लूज़न निकलता है कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को स्प्रिट लैंप में जलाते हैं तो उस समय एक चमकदार श्वेत लौ यानी एक सफ़ेद श्वेत धुआं निकलता है, और साथ ही साथ रिबन जलने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, एक पाउडर जैसा चूर्ण, यानी कि एक पाउडर जैसा जिसका कलर कैसा होगा, श्वेत होगा, तो वो हमें प्राप्त होता है। तो रिबन कौन से फॉर्म में था, एक सॉलिड फॉर्म में था। उसको जलाया, जलाने के बाद वो कौन से फॉर्म में मिला, एक तो हमें गैस फॉर्म में मिला जो हमारी लौ बन गई, दूसरा हमें क्या मिला, एक पाउडर फॉर्म में मिला।
तो ये जो पाउडर है, ये पाउडर हमारा क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस सफ़ेद चूर्ण को क्या बोलते हैं? सफ़ेद चूर्ण को मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी जाता है कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, हमने क्या किया? मैग्नीशियम लिया प्लस क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन को कभी भी O नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? O2। और हमें क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए क्या होता है, मैग्नीशियम 1 नहीं, यहाँ पे क्या लिया जाएगा? 2Mg प्लस O2 और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 2MgO। तो ये क्या बना हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक एक्टिविटी और ध्यान दीजिए कि हमें एक फ्लास्क, अभी हमने क्या पढ़ा? वॉच ग्लास के बारे में और स्पिरिट लैम्प के बारे में। तो अब हम देखते हैं फ्लास्क के बारे में। फ्लास्क कैसा होता है? फ्लास्क का शेप कुछ ऐसा होता है। जैसे कि यहाँ पे ये बना हुआ है। क्या है ये? फ्लास्क। ठीक है, तो कितनी चीज़ें आ गई आपको? 3 चीज़ें आ गई हैं। तो क्या करना है? एक फ्लास्क लेना है। फ्लास्क के अंदर हमें क्या लेना है? जिंक के दाने लेने हैं, थोड़े से जिंक के दाने लेने हैं। जिंक के दाने लेने के बाद इसमें हम क्या करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों के बारे में आपने पढ़ा होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। HCl लेंगे या H2SO4, दोनों में से कोई भी एक एसिड हमें क्या करना है? इस जिंक दाने के अंदर डालना है। क्या करना है? एसिड का यूज़ हमेशा कैसे किया जाता है? बहुत ज़्यादा सेफली यूज़ किया जाता है। तो डालने के बाद आपको देखना है क्या उसके आसपास कुछ हो रहा है। उसके बाद जिस फ्लास्क के अंदर आपने एसिड को डाला, उसके बाद आप फ्लास्क को टच करके देखो, क्या आपके फ्लास्क में कुछ चेंज होगा? वो ठंडा या गर्म कुछ होगा? वहाँ पे क्या होगा? फ्लास्क आपका गर्म हो जाएगा। यानी कि जब आपने जिंक के दाने में क्या डाला? एसिड डाला, तो एसिड डालने से हमारा फ्लास्क क्या हो गया? गर्म हो गया। तो ऊपर दिए गए क्रियाकलापों के आधार पे हम कह सकते हैं कि कुछ रिजल्ट निकलते हैं, जैसे कि अवस्था परिवर्तन। क्या हुआ? रिबन सॉलिड फॉर्म में था, फिर वो पाउडर और गैस फॉर्म में चेंज हो गया। रंग में परिवर्तन होता है, गैस निकलती है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देखिए कौन सी गैस निकल रही है? ऑक्सीजन गैस निकल रही है। तापमान में परिवर्तन, यानी कि जब आप जिंक के दानों में एसिड डालेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? तापमान में परिवर्तन होगा। तापमान बढ़ भी सकता है और हमारा कम भी हो सकता है। तो ये जो 4 पॉइंट है, कौन कौन से? अवस्था परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन यानी गैस का निकलना या गैस का उत्पन्न होना, और तापमान में परिवर्तन। ये सारी चीज़ें हों या इन सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें हों तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि दूध से दही का बनना। ठीक है, दूध से दही बनने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है? किण्वन की प्रोसेस होती है। तो दूध कौन से फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में। और दूध से जब दही बना तो दही कौन से फॉर्म में आ गया? दूध कौन से फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में। और दूध से क्या बना? दही। तो दही कौन से फॉर्म में आ गया? सॉलिड फॉर्म में। तो क्या हुआ यहाँ पे? अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन यानी कि यहाँ पर क्या हो गया है? ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक इसी प्रकार जंग लगना भी कौन सी अभिक्रिया है? एक रासायनिक परिवर्तन है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को
देखें तो हम पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं तथा उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। यानी अभी तो हमने रासायनिक अभिक्रिया की छोटे से पॉइंट के बारे में पढ़ा है। क्या किया हमने? छोटे से पॉइंट के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखी जाती है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो अब हमारा पॉइंट है रासायनिक समीकरण। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है यानी जलाया जाता है, तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा है, यानी कि जो रिएक्शन हमने पढ़ी अगर हम उसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे भाई? हम ऐसे लिखेंगे, जब वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यानी कि ये चीज़ क्या है? बहुत लंबा सेंटेंस नहीं हो गया? अब हम केमिस्ट्री में हर समीकरण के लिए इतनी लंबी लंबी लाइन लिखेंगे तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसको लिखने के लिए एक संक्षिप्त रूप है जिसे हम बोलते हैं शब्द समीकरण। यानी इस लाइन में से, जो हमने ये लंबी सी लाइन लिखी है, इस लाइन में से हम कुछ पॉइंट को उठा लेते हैं और उसी आधार पे हम क्या लिखेंगे? अपनी शब्द समीकरण को बनाएंगे। जैसे कि क्या लिख सकते हैं? मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये अगर आप बात करो किसकी? इस पूरे की बात करो और एक बात करो इसकी, तो इन दोनों में से कौन सा मेथड शॉर्ट है लिखने का? कौन सा है? नीचे वाला। ये मैग्नीशियम की क्या कर दी? मैग्नीशियम की हमने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर दी तो हमें क्या मिल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो लिखने का तरीका है, इस तरीके को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? शब्द समीकरण। तो यहाँ पे क्या हुआ? मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें जो प्राप्त हुआ है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बीच का ये जो निशान है इसे बोला जाता है एरो। ये जो निशान है इसे बोला जाता है एरो। एरो से आगे की तरफ की जो चीज़ें हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको बोला जाता है अभिकारक। क्या बोला जाता है? अभिकारक। और एरो के बाद जो चीज़ है, जो पदार्थ है, उसे बोला जाता है उत्पाद। ठीक है? यानी कि
अभिक्रिया से पहले कौन से पदार्थ है? मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन। इन दोनों के फलस्वरूप ही हमें क्या प्राप्त हुआ? इन दोनों के रिएक्शन के फलस्वरूप ही हमें क्या प्राप्त हुआ है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जिन दो पदार्थों के बीच क्रिया होती है वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और रिएक्शन के बाद, अभिकारकों के रिएक्शन के बाद जो चीज़ बनती है, जो पदार्थ बनता है, उसे क्या कहा जाता है? उत्पाद। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अभिकारक कौन कौन से हैं? आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। और उत्पाद क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पेपर में कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक रिएक्शन दी होगी, उस रिएक्शन में पूछा जाएगा कि यहाँ पे अभिकारक कौन से हैं और उत्पाद कौन से हैं। तो एरो से पहले जो आप लिख रहे हैं वो आपका क्या है? अभिकारक। और एरो के बाद लिखी हुई चीज़ें क्या हैं? उत्पाद। देखिए ऐसे लिखा हुआ है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। ओके, डन। नेक्स्ट है, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन के मध्य हम क्या लगाते हैं? एक तीर का निशान लगाते हैं। अभिकारकों के बीच में योग, जैसे कि हमने यहाँ पे दो लिए थे, एक हमने क्या लिया? एक हमने लिया मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम अकेले क्या रिएक्ट करे? नहीं कर सकता। तो मैग्नीशियम के साथ हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आया हमारा? प्लस का। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बाद क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। तो उत्पाद से पहले कौन सा साइन आएगा? एक एरो, यानी कि एक तीर का निशान आएगा। अब मान लीजिए कि कई केस में जैसे कि हमें प्राप्त हुआ MgO, अब इसके बाद हमें एक चीज़ और मिलनी हो, जैसे कि हमें एक मिल गई हाइड्रोजन गैस। तो इन दोनों के मध्य, क्योंकि उत्पाद केवल एक नहीं मिलते, उत्पाद भी एक से अधिक होते हैं, तो इनके मध्य भी कौन सा साइन लगाएंगे? हम प्लस का साइन लगाएंगे। अभी हम आगे कुछ रिएक्शन देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी। तो इसी प्रकार उत्पादों के मध्य तीर का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है, यानी कि जो अभिकारक है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं और उत्पाद जो है वो राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं? अभी तो हमने क्या लिखा? शब्द समीकरण। ये क्या है? हमारा शब्द, क्योंकि हमने शब्दों में लिखा है, हिंदी में लिखा हुआ है शब्द समीकरण। अब शब्द समीकरण को हम रासायनिक समीकरण में कैसे लिखते हैं? देखिए, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपयुक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि अभी तो हमने शब्द में लिखा, मैग्नीशियम लिखा, प्लस हमने ऑक्सीजन लिखा, फिर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा। इसकी जगह यदि हम रासायनिक सूत्र लिखें, यानी मैग्नीशियम के लिए क्या लिखें? Mg। फिर ऑक्सीजन के लिए क्या लिखें? O तो कभी O नहीं लिखा जाता, O को क्या लिखते हैं? O2। नाइट्रोजन को भी क्या लिखते हैं? N2। तो इसके बीच में कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन। फिर बीच में क्या बन जाएगा? एरो। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच जब अभिक्रिया होती है तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यही लिखा है इन्होंने, देखिए यही दे रखा है। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या समान है? यदि हाँ तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। कहने का मतलब है, अब यहाँ पे कंपेयर करिए। यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं? एक है। यहाँ पे भी मैग्नीशियम कितना है? एक है भाई, सही हो गया।
अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 1। भाई ये तो कुछ गलत हो गया, डिसबैलेंस हो गया। यानी कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये कैसी है, असंतुलित है। असंतुलित क्यों है, क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। क्या है, अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। अभिकारक में 2 ऑक्सीजन है और उत्पाद में केवल 1 ऑक्सीजन है। तो हमें यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे भाई, यहाँ पे अगर क्या है, O2 है, अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दे भाई, तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी होगा, यानी कि ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और ये वाला ऑक्सीजन भी कितना है, 2। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन भी 2 हो गया और ये वाला ऑक्सीजन भी 2 हो गया। भाई ऑक्सीजन तो सही हो गया, लेकिन इनने क्या किया, मैग्नीशियम को डिसबैलेंस कर दिया। अब यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं, 2, और यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं, 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या रिएक्शन बनेगी, 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, और ये 2 क्या है, Mg के साथ साथ O के साथ भी है, यानी कि कितने ऑक्सीजन हो गए, 2। यानी अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, अब समान हो गई। यानी कि ये समीकरण कैसी है, अब संतुलित है। तो पेपर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं वो क्या निकलते हैं, एक क्वेश्चन आएगा आपका पेपर में 100% आए। सॉरी बच्चों, लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई थी। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि ये जो समीकरण है ये कैसी है, संतुलित है। क्यों है संतुलित, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद, यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में ही परमाणुओं की संख्या कैसी है, समान है। अब पेपर में एक क्वेश्चन आता है जो हर साल आता है और 100% आता है। क्वेश्चन होगा कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। यानी कि हमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दी होंगी और हमें उसे क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। तो संतुलित कैसे करना है, आइए देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि क्लास 9th में आपने एक नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण नियम, यानी कि मास कंजर्वेशन लॉ, कि द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसको हम केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी हम इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट। हम केवल क्या कर रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको बदल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको लकड़ी दे दी, बहुत सारी लकड़ियाँ दे दी और आपको कहा कि आप इस लकड़ियों का विनाश कर दो, इसको ख़त्म कर दो, इस पृथ्वी से इसको एकदम ख़त्म कर दो। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आप क्या करेंगे, उस लकड़ी को जलाने जाएंगे। आप सोचेंगे भाई लकड़ी को मैं जला दूंगा या जला दूंगी तो ये लकड़ी हमारी पृथ्वी से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लकड़ी को जब आप जलाने जाओगे तो लकड़ी जलने के बाद किस में बदल जाएगी, धुएं में, राख में और कोयले के फॉर्म में बदल जाएगी। पहले लकड़ी कौन से फॉर्म में थी, सॉलिड फॉर्म में, ठोस में थी।
और लकड़ी जलने के बाद किस में बदल गई, धुआं यानी गैस फॉर्म में, थोड़ी राख यानी पाउडर फॉर्म में, और जो कोयला बनेगा वो कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड। यानी कि लकड़ी का आपने विनाश नहीं किया, आपने लकड़ी के मास को केवल बदल दिया। पहले वो सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड से आपने क्या किया, उसको गैस में, पाउडर में और कुछ सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। भाई अब जो धुआं है, जो राख है, जो कोयला है, वो भी तो हमारी पृथ्वी पर ही है। यानी जो लकड़ी का मास था वो खत्म नहीं हुआ है, वो मास केवल क्या हो गया है, बदल गया। मास यानी कि द्रव्यमान क्या हुआ है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया है। तो किसी भी चीज को आप पृथ्वी पर ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लकड़ी के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये नियम आप क्लास 10th में भी याद रखिए। क्लास 10th में क्या, आप अगर साइंस स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं तो आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमेशा याद होना चाहिए कि द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम इसको बदल सकते हैं। तो सेम बात अभी हमने पढ़ी कि रिएक्शन, अभिक्रिया से पहले अभिकारक में जितने परमाणु हैं उतने ही अभिक्रिया के बाद उत्पाद में भी होने चाहिए। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व में परमाणु की संख्या समान रहती है, इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए एक समीकरण संतुलित करके देखते हैं। मतलब देखिए, सबसे पहले हमने वाक्य में लिखा, हमारे लिए वाक्य में लिखना क्या था, बहुत बड़ा था। फिर हमने उसको शब्द समीकरण में लिखा, हमने हिंदी में लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो ठीक था। उससे भी शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या लिखा, Mg प्लस O2, और ये क्या बना, MgO। जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो ये क्या है भाई, गड़बड़ है। अभी आपको बताया था क्यों, क्योंकि पहले ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हमने यहाँ क्या किया, पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी और हमने यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमने एक रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें एक रासायनिक समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है, लिख लेते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और इससे हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट प्लस क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है, ये मिलेगा। अब भाई इसको और छोटे तरीके से लिखें तो कैसे लिखेंगे, रासायनिक समीकरण जिंक के लिए क्या लिख देंगे, Zn प्लस सल्फ्यूरिक का भी मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं, H2SO4, फिर एरो। जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं, H नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, H2। तो ये क्या बन गई, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तथा जब जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया हुई, कौन सी अभी हमने पढ़ा था, एक फ्लास्क में हमने जिंक के दाने लिए थे, फिर हमने उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया, जिसके बाद वो फ्लास्क क्या हो गया था, गर्म हो गया था। ये वहाँ की अभिक्रिया है कि दोनों अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो रासायनिक अभिक्रिया बन गई Zn प्लस H2SO4, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। आइए अब हम चेक करते हैं क्या ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। चलिए चेक करें। चलो एक बार अभिक्रिया लिखें, जिंक प्लस H2SO4 प्लस, सॉरी यहाँ पे एरो आएगा, और क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। उम्मीद है कि आपको ये सारे नाम पता होंगे कि H क्या है, हाइड्रोजन है, S क्या है, सल्फर है, O क्या है, ऑक्सीजन है, Zn क्या है, जिंक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये
हमारे यहाँ पे परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे, हमने लिख दिया जिंक। जिंक के बाद क्या लिख दिया, सब एक बार और रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, शायद स्लाइड चेंज किया है। जिंक प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, कौन कौन से हैं, जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे हम दो पार्ट्स बना देंगे, कौन से, एक हम ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने जिंक हैं, चलो लिख देते हैं, क्या है ये, अभिकारक। ठीक है, यहाँ पे एक उत्पाद। अब चेक करिए, अभिकारक में कितने जिंक हैं, एक लिख दिया। उत्पाद में कितने जिंक हैं, एक लिख दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन, अभिकारक में कितने हाइड्रोजन है, 2, H2 है, यानी कितने हैं, 2। अब इसी तरह उत्पाद में चेक कर लो कितने हाइड्रोजन है, 2, तो यहाँ पर भी 2 लिख दिया। अब सल्फर चेक कर लीजिए, यहाँ पे कितना सल्फर है, एक लिख दिया। यहाँ पर कितना सल्फर है उत्पाद में, 1, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 1। इसी तरह ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 लिख दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 4। यानी कि जिंक अभिकारक में भी 1, उत्पाद में भी 1, भाई सही बात हो गई। हाइड्रोजन अभिकारक में 2, उत्पाद में भी 2, सही हो गया। सल्फर अभिकारक में भी 1, उत्पाद में भी 1, सही हो गया। ऑक्सीजन अभिकारक में भी 4, उत्पाद में भी 4, भाई सही हो गया। यानी कि हमारी जो ये अभिक्रिया है ये कैसी है, हमारी कैसी है, संतुलित अभिक्रिया। तो कई बार बच्चों पेपर में क्या होता है, जो हमें 3-4 अभिक्रिया संतुलित करने के लिए पूछी जाती हैं, उनमें से कुछ अभिक्रिया पहले से ही संतुलित होती हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी में कुछ भी गुणा कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, गलती। तो सबसे पहले इस तरह आप टेबल बना के चेक करेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, दूसरी अभिक्रिया को चेक करते हैं। कौन सी दे रखी है, हमें दे रखी है, यहाँ पे देखिए, पेन चेंज कर लें, देखो कौन सी दे रखी है, FeH2O Fe3O4 H2। यहाँ लिखें Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। ठीक हो गया। तो कुछ चरण हैं बुक के अकॉर्डिंग, अगर आप चरण करेंगे तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, लिखने के बाद इस तरह बॉक्स में लिख दो। पहले एक बार सिंपल लिखा, सिंपल लिखने के बाद क्या किया, Fe को भी बॉक्स में बंद कर दिया, H2O को भी बॉक्स में बंद कर दिया, Fe3O4 को भी बॉक्स में बंद कर दिया, और उसके बाद H2 को भी हमने क्या कर दिया, बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, कर देंगे। अब उसके बाद ये करना वैसे ज़रूरी नहीं है, ये एक चरण है समझने का, बट पेपर में अगर आप इतना टाइम लेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो अब हम चेक करें कि हमारी अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो सबसे पहले तत्व, फिर हमारा क्या आएगा, अभिकारक, फिर उत्पाद में देखेंगे कितने हैं। ठीक है, तत्व कौन सा है, Fe यानी कि आयरन, H2 यानी कि हाइड्रोजन, O यानी कि ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए कितने आयरन है, एक लिख दिया। यहाँ कितना आयरन है,
कितना आयरन है 3, तो यहाँ क्या लिख दिया 3। अब देखिए अभिकारक में कितने हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 2। यहाँ चेक करिए कितना हाइड्रोजन है 2, यहाँ पर भी लिख दिया 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितने हैं 1, उत्पाद में कितने ऑक्सीजन है 4, तो 4 लिखते हैं। भाई यहाँ अगर देखें हम, हमारा हाइड्रोजन तो ठीक है, पहले भी 2 बाद में भी 2, लेकिन आयरन पहले कितना है 1 है और बाद में कितना है 3। भाई ये तो रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पहले 1 है, फिर कितना है 4 है, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया कैसी है, असंतुलित अभिक्रिया। अब असंतुलित है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा भाई, संतुलित करना पड़ेगा। कैसे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि सबसे बड़ा अंतर किस में है, आयरन में है या ऑक्सीजन में है, चाहे वो अभिकारक में या उत्पाद में। देखो सबसे बड़ा अंतर किस में है, ऑक्सीजन में। पहले 1 है भाई, फिर 4 है, और आयरन पहले 1 है फिर 3 है, तो अंतर किस में ज़्यादा है, ऑक्सीजन में। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे हम, ऑक्सीजन को। कितने का अंतर है, 4 का। तो भाई 4 का अंतर है, तो हमारी अभिक्रिया क्या है, तो देखो फिर से हम अभिक्रिया लिखेंगे, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। तो कितना अंतर है ऑक्सीजन में, 4 का। तो हम क्या करें, अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या किया हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, 1 मिनट थोड़ा ओवर राइटिंग, क्या करें, यहाँ पे हम 4 से अगर गुणा कर दें तो ऑक्सीजन कितने हो गए, अब 4 हो गए। लेकिन हमारा यहाँ क्या बिगड़ गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहले कितने थे, चलो अब फिर से चेक करते हैं, फिर से टेबल बनेगी हमारी, बार बार टेबल बना के चेक करना पड़ेगा हमें। FeHO, आयरन कितने हैं, पहले 1 है, बाद में कितने हैं 3 है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देखो 4, इस 4 की क्या होगी, इस 2 से गुणा, इस 4 की क्या होगी, इस 2 से गुणा होती है। तो 4 की जब 2 से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो कितने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन हो गए, 8 हो गए। बट यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, केवल 2। ऑक्सीजन कितने हो गए, ये 4, ये O, तो कितने हो गए 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया 4। भाई ऑक्सीजन खुद तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसने क्या कर दिया, हमारे हाइड्रोजन को बिगाड़ दिया। हाइड्रोजन, तो अब हमें पहले किसको सही करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को। तो देखो हाइड्रोजन को सही करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आधी चीज़ को इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाइए। यहाँ पे ये भाई 8 है, ये कितना है 2 है, तो अगर यहाँ पर हम क्या कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा फिर, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या हो गया H2। तो कितने हो गए, 4 दूनी 8, यहाँ पे भी 8 हो गया, यहाँ पर भी 8 हो गया। तो फिर से चेक करें,
FeHO। कितने हैं आयरन? 1। यहाँ पे कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 दूनी। इसकी क्या करी जाती है? मल्टीप्लाई करी जाती है। जब एक आगे से लिखा हो और एक कहाँ लिखा हो, सफिक्स में नीचे छोटा सा लिखा हो, तो इन दोनों की क्या करी जाती है? मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8 हो गया। और यहाँ पे भी क्या हो गया? 4 दूनी 8 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4 लिख दिया। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं? 4। भाई हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, लेकिन अभी क्या बिगड़ा हुआ है? हमारा आयरन। अब क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 3 आयरन, यहाँ पर 1 आयरन। तो सोचिए क्या कर सकते हैं। कुछ सेकंड का समय है आपके पास, सोचिए। सोचा क्या कर सकते हैं? शायद कुछ बच्चों ने सही सोचा हो कि इस Fe में हम 3 से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। चेक करें। FeHO कितने हो गए? Fe यहाँ पे भी कितने हो गए? 3। यहाँ पर कितने हैं? 3। यहाँ कितने? इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 4 दूनी 8 हो गए। यहाँ पर कितने हैं? चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? देखिए कितने हैं? 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4। यानी इसके साथ जो लिखा है वो भी उतने ही ऑक्सीजन होते हैं। कितने हो गए? 4। यानी आयरन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, ये क्या है? 8 है, ठीक है। और ऑक्सीजन भी बैलेंस। यानी कि हमारी संतुलित समीकरण क्या बन गई? 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। अब ये लिखने के बाद आप इसको क्या करेंगे? लेंगे, क्या लेंगे? ब्लैक पेन लेंगे और इसको आउटलाइन करते हुए इसको बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पे यही संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक हो गया? आ गया? ठीक हो गया? समझ में आया? तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा प्ले करके, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए कैसे करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाने वाला है। हर साल पूछा जाता है 100%, चाहे कोई भी बोर्ड हो। और ये जिस विधि से हमने इसको सॉल्व किया, इस विधि को क्या बोला जाता है? हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि है? हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि यानी कि मेथड। ठीक हो गया? जहाँ पर अभिकारक और उत्पाद में हम क्या करते हैं? परमाणुओं की संख्या को समान करते हैं। अब देखिए, जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमें एक चीज़ और देखनी पड़ती है। जैसे कि हमारी इक्वेशन क्या निकली? 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है? क्या करना पड़ता है? जब हम इस समीकरण को लिखते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि यहाँ पर जो 3 आयरन हैं वो कौन से फॉर्म में, कौन सी अवस्था में है। ठीक है? 4 अवस्थाएं यहाँ पर लिखते हैं हम। ठोस के लिए सॉलिड के लिए S के बाद द्रव्य यानी लिक्विड के लिए L,
गैस के लिए द्रव के लिए G, और जो जलीय अवस्था में होगा उसके लिए क्या लिखते हैं, F। तो यहाँ पर आपका Fe कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, तो S लिख के ब्रैकेट में कर देते हैं। H2O, अगर आप सोचें H2O भाई ये तो पानी का सूत्र है, अब पानी तो द्रव अवस्था में होता है यानी कि लिक्विड, नहीं ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये गैस फॉर्म में। कैसे, पानी का जो गैस फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, भाप। यानी कि यहाँ पर जो ये जल लिया गया है वो कौन सी अवस्था में लिया गया है, जल अवस्था में नहीं लिया गया है, भाप की अवस्था में लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, Fe3O4, ये कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, और H2 क्या होती है, गैस, तो गैस के लिए क्या लिख देंगे, G। तो भाई अगर आप ऐसा लिख के आ गए, अगर आप स्टेट भी लिख के आ जाओगे, एग्जामिनर खुश होगा और आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स देगा। लेकिन कुछ ही समीकरण ऐसी होती हैं जिसमें ये लिखना जरूरी होता है। हर रासायनिक अभिक्रिया में स्टेट को लिखना यानी सॉलिड, गैस, लिक्विड लिखना इतना जरूरी नहीं होता। उसके बाद देखिए, कई बार ये तो हो गई कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है, कैसे संतुलित की जाती है और कैसे उसके स्टेट को लिखा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे अब कुछ रासायनिक अभिक्रिया आप देखेंगे, CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सी अवस्था में होता है, G, गैस अवस्था में। उसके बाद फिर से यहाँ लिख रही हूँ, CO2 नहीं है यहाँ पे, ये कौन सी अवस्था में है, गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। साथ में क्या है, 2H2 यानी हाइड्रोजन गैस, गैस अवस्था में हो गया। एरो CH3OH, ये क्या बन गया, मैथेनॉल। ठीक है, कौन से फॉर्म में, लिक्विड गैस फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन में एक चीज़ लिखी है, 340 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 340 एटमॉस्फेयर क्या है, दाब है। यानी इस अभिक्रिया को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, दाब की, दाब लगाना पड़ा। और वो दाब हमने कितना लगाया, 340 एटमॉस्फेयर। दाब का जो यहाँ पर यूनिट यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर। तो दाब को कहाँ लिखते हैं, तीर के निशान के ऊपर। ठीक इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, 6CO2 + 12H2O एरो C6H12O6 + 6O2 + नीचे लिख दे रही हूँ 6H2O। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, जल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, पौधे को क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो इसको हमने क्या कर दिया, एरो के ऊपर लिख दिया। साथ ही साथ जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है उसकी आवश्यकता होती है, तो एरो के ऊपर तो हमने सूर्य का प्रकाश लिख दिया, तो क्लोरोफिल को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं। तो जब सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया होगी तो वहाँ पे क्या बनेगा, आपका ग्लूकोज, C6H12O6। क्या किसका सूत्र है, ग्लूकोज। साथ ही साथ क्या बनेगी यहाँ पे, ऑक्सीजन गैस और H2O लिक्विड फॉर्म में जल। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि हम ताप, दाब, उत्प्रेरक, कई बार हमें तापमान देना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है कि एक नॉर्मल तापमान में अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, तो हमें उसमें टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ताप को बढ़ाना पड़ेगा। तो उस तापमान को भी कहाँ लिखा जाता है, इस एरो के ऊपर लिखा जाता है। तो ताप, दाब, जो भी उत्प्रेरक हैं वो कहाँ लिखे जाएंगे, एरो के ऊपर लिखे जाएंगे या एरो के नीचे लिखे जाएंगे। तब जाके हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। लेकिन फिलहाल आपको अभी क्या करना है, केवल रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया आपको संतुलित करके दिखा दी गई है। अब आप क्या करेंगे, इस रासायनिक अभिक्रिया को एक बार तो वीडियो देख के सॉल्व करेंगे, देन इसे 2 बार बिना देखे संतुलित करेंगे।
ठीक है। बाकी अभी आपके क्वेश्चन आंसर हैं 3। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है, देन और क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर फिनिश होने के बाद हम करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।